नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे किसी विषय का अपने दिमाग में मॉडल कैसे बनाएं। मैं स्टार्ट करती हूँ। कोई भी विषय या उस विषय के टॉपिक्स आइलैंड की तरह नहीं होते, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग नहीं होते। उनका एक दूसरे से संबंध रहता ही है, चाहे फिर वह कितना भी महीन क्यों ना हो। इसलिए हमारे पढ़ने का तरीका इस तरह से होना चाहिए कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसे उसके पीछे वाले टॉपिक से जोड़कर आगे बढ़ें। जैसे यदि आप कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं तो आप सीधे केवल कार्ल मार्क्स को पढ़कर उन्हें नहीं समझ सकते। उनको समझने के लिए ज़रूरी होगा कि आप हीगल को समझें और उनसे भी पहले के विचारक प्लेटो को समझें। यदि आप आइंस्टीन को समझना चाहते हैं तो आपको न्यूटन को भी समझना होगा। मेरा यह विचार इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी होता है वह एकांत में नहीं होता, वह एकांगी हो ही नहीं सकता। वह तो पीछे से चले आ रहे ज्ञान की परंपरा का ही एक रूप होता है। कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसी को किसी ने गढ़ दिया और वह गढ़न उसी के नाम से जानी जाने लगी। याद रखिए कि वह केवल परंपरा से जन्म ही नहीं लेती, बल्कि एक नई परंपरा को जन्म देकर ज्ञान को आगे बढ़ाती भी है। इसी तरह से हम ज्ञान की वर्तमान स्थिति तक पहुँचते हैं। यदि कार्ल मार्क्स को जानने के लिए प्लेटो और हीगल को जानना ज़रूरी है, तो फिर लेनिन और माओ त्से तुंग को जानने के लिए कार्ल मार्क्स को जानना ज़रूरी है। मतलब यह है कि जिस प्रकार कार्ल मार्क्स का विकास प्लेटो और हीगल की परंपरा से हुआ है, ठीक उसी प्रकार लेनिन और माओ त्से तुंग ने कार्ल मार्क्स की परंपरा को आगे बढ़ाया। या इसे यूं कह लीजिए कि कार्ल मार्क्स ने लेनिन और माओ त्से तुंग को जन्म दिया। इसे ही मैं कहती हूँ इंटरलिंकिंग तरीके से पढ़ना। चाहे आप विज्ञान का विषय पढ़ रहे हों, वाणिज्य का या कला का, उन्हें अलग थलग करके मत पढ़िए। उन्हें आगे पीछे की बातों से जोड़कर रखिए। जानकारियों की इस तरह से जुड़ जाने का नतीजा यह होता है कि वे दिमाग से गायब नहीं हो पाएंगी। यदि कोई ये गायब होने की कोशिश करेगी भी तो चूंकि वह चैन से बंधी हुई है, इसलिए दूसरा उसे खींचकर अपने पास ले आएगा। इस प्रकार सभी एक दूसरे को खींचते हुए एक दूसरे को गायब होने से रोक सकेंगे। किसी भी विषय को समझने का और समझकर लंबे समय तक याद रखने का एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि हम उस विषय के बारे में अपने दिमाग में कोई मॉडल ले आएं और उस मॉडल के अनुसार उस विषय की व्याख्या करें। जैसे मान लीजिए कि आपको सामंतवाद को समझना है, तो आप अपने दिमाग में अपने गांव के जमींदार का मॉडल ले आएं। आपको प्रशासन को समझना है, तो अपने दिमाग में किसी भी सरकारी दफ्तर का मॉडल ले आइए। मैं यहाँ तो नहीं कहती कि ये मॉडल विषय के अनुरूप बिल्कुल फिट बैठेंगे, लेकिन ज़्यादातर मामलों में फिट ही बैठते हैं। कला के विषयों को जानने और समझने के लिए तो यह पद्धति बहुत ही अधिक उपयोगी है। याद रखिए कि ये मॉडल कहीं के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं और किसी भी तरह के हो सकते हैं। यहाँ तक कि फिल्म में देखी गई कहानियाँ और पात्र भी मॉडल का काम कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ की दुनिया हमारे लिए मॉडल हो सकती है। यदि आप सभी टॉपिक्स के बारे में ऐसा नहीं कर पाते तो कम से कम उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में तो कीजिए ही, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप पाएंगे कि ऐसा करके आपने कितना बड़ा काम कर लिया है। हमें जब भी अपनी बात कहनी होती है, यदि हम उन्हें आंकड़ों के साथ कह सकें तो निश्चित रूप से कही गई बात का वजन बढ़ जाता है। इससे सुनने वाला न केवल बताने वाले के ज्ञान से प्रभावित होता है, बल्कि उसे बताई गई बात अधिक विश्वसनीय भी लगती है। जैसे हम यह कहें कि भारत के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं। यदि इसे ही हम इसे तरह कहें कि भारत के 58% लोग खेती पर निर्भर हैं, तो बात वही मानने के बावजूद बात वही नहीं रहती।
पहले की तुलना में दूसरे का वजन अधिक हो जाता है। विषय चाहे कोई भी हो, अपनी बात को यथासंभव प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रामाणिकता के बहुत बड़े आधार होते हैं फैक्ट्स, समय समय पर किए गए अध्ययनों की रिपोर्ट, विषय के विशेषज्ञों के वक्तव्य तथा विश्वसनीय आंकड़े। विद्यार्थियों को तथ्य की रिपोर्ट और वक्तव्य तो अक्सर याद रह जाते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन आंकड़े अक्सर याद नहीं रह पाते क्योंकि वे एक दूसरे से ठीक उसी तरह मिलते रहते हैं जैसे भैंसों के चेहरे। सबसे बड़ा संकट यह है कि गलत आंकड़े देने के बजाय आंकड़े ना देना अधिक लाभदायक होता है। यदि आपको सही आंकड़े नहीं मालूम तो आप अनुमान के आधार पर बिल्कुल मत लिखिए। यदि दूसरी बातों के लिए अनुमान लगाएंगे तो शायद चल जाएगा, लेकिन गणित के अनुमान नहीं चलता और आंकड़े गणित होते हैं। आंकड़ों को याद रखने के मुख्य 3 तरीके हैं। पहला, कि आपने दिमाग में आंकड़ों का जमघट ना लगाएं। जो बहुत प्रमुख और ज़रूरी है केवल उन्हीं को याद रखें, अन्यथा गड़बड़ी होने की आशंका रहेगी। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या पर हजारों तरह के आंकड़े हैं। कितने मकान हैं, गाड़ी वालों की संख्या कितनी है, किस जाति के लोग कितने हैं, शहरों की जनसंख्या, आर्थिक स्थिति के अनुसार जनसंख्या, शिक्षा के अनुसार जनसंख्या और भगवान जैसे किन किन के अनुसार जनसंख्या। अब आप इनमें से कितनों को याद रखेंगे, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने के चक्कर में पड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए यहाँ हमें ना कहने की आदत डालनी चाहिए। हाँ कहने का मतलब है कि जो भी सामने आया उसे याद कर लो। ना कहने का मतलब है कि जो भी सामने आया उससे ज़्यादातर को ना कह दो और केवल कुछ को ही याद रख करो। हमें केवल उन थोड़े से ही आंकड़ों को दिमाग में जगह देनी चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं और जिनका हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।